स्टूडेंट्स, किरण सिविल सर्विस की ऑनलाइन जीके जीएस क्लास में मैं डॉक्टर शगुफ्ता आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, जिस विषय के साथ हम आज आगे बढ़ेंगे वो विषय हाल ही में चर्चा में रहा और हाल ही में चर्चा में रहा ही नहीं, आगे भी चर्चा में रहेगा। और मैं बात कर रही हूँ जिस विषय की, वो विषय है जनगणना। जनगणना जिसे लेकर आपने हाल ही में देखा कि बंद का भी आयोजन किया गया क्योंकि जातिगत जनगणना की मांग हो रही थी। बिहार में बैठकों का आयोजन किया गया जातिगत जनगणना को लेकर। और ये 2021 की जनगणना की जब से चर्चा हुई है तब से प्राथमिकता से भारत में जातिगत जनगणना को लेकर अलग अलग पार्टियों की अलग अलग बातें सामने आती रही हैं। तो आज हम लोग दो टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। पहला टॉपिक्स होगा जातिगत जनगणना और दूसरा जनगणना होता क्या है। क्योंकि हम जातिगत जनगणना को समझने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि जनगणना क्या होता है, सेंसस क्या होता है। जन मतलब लोग, गणना मतलब गिनती। आम भाषा में यदि हम समझाना चाहें तो कह सकते हैं कि लोगों की गणना करने को ही जनगणना कहते हैं। इसे उर्दू में मखदूमशुमारी कहा जाता है और इंग्लिश में सेंसस कहा जाता है। जनगणना को अगर हम डिफाइन करना चाहें, परिभाषित करना चाहें, तो हम कह सकते हैं कि जनगणना किसी भी देश या देश के एक विशिष्ट हिस्से, पर्टिकुलर एक हिस्से, किसी भी देश या देश के विशिष्ट हिस्से के सभी व्यक्तियों का आर्थिक और सामाजिक डेटा एकत्र करना या संकलित करने की विश्लेषण की जो प्रक्रिया है और इसको जो प्रसारित करते हैं, इस पूरी प्रक्रिया को जनगणना कहते हैं। यानी कि आप अगर इसको डिफाइन करके लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि जनगणना किसी देश या देश के एक विशिष्ट हिस्से के सभी व्यक्तियों के आर्थिक और सामाजिक डेटा एकत्र करने, संकलित करने, विश्लेषण करने और प्रसारित करने की प्रक्रिया है। ये तो जनगणना के डिफिनेशन की बात हो गई कि इसमें किसी भी राष्ट्र या उसके जिस क्षेत्र की जनगणना हो रही है वहाँ के लोगों के आर्थिक और सामाजिक डेटा को एकत्र किया जाता है। अब यदि भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत में जनगणना की शुरुआत ब्रिटिश काल में होती है। ब्रिटिश काल में 1872 में जब भारत के वायसराय होते हैं लॉर्ड मेयो, तो भारत में पहली बार जनगणना कराई जाती है। यानी कि लोगों के आर्थिक और सामाजिक डेटा को एकत्र किया जाता है। कब? 1872 में। इसके बाद 1881 से उस समय वायसराय थे लॉर्ड रिपन, उन्होंने जनगणना को प्रत्येक 10 वर्ष में करने की शुरुआत की। यानी कि 1881 से भारत में जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष में आयोजित किया जाने लगा कि अब प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना का आयोजन होगा। यानी कि 72 में पहली बार हुआ, 81 से ये शुरू हो गया कि अब प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना होगा। भारत में ये तो थी जनगणना की शुरुआत। अब बात आती है कि जनगणना करवाता कौन है, यानी कि भारत के किस मंत्रालय के अंतर्गत जनगणना को रखा जाता है और जनगणना किसके अधीन होती है और कौन से अधिकारी होते हैं जो जनगणना को सुनियोजित ढंग से करवाते हैं। तो भारत में जनगणना आयोजित करने का दायित्व गृह मंत्रालय को दिया गया। गृह मंत्रालय ने महापंजीयक और जनगणना आयुक्त के कार्यालय को ये जिम्मेवारी सौंपी कि वो जनगणना कर्मचारियों से करवाएंगे, डेटा एकत्रित करेंगे और बाद में डेटा एकत्रित करने के बाद उसे प्रसारित करेंगे ताकि लोगों तक उसकी जानकारी पहुंच सके और भारत के स्थिति, आर्थिक और सामाजिक, जनसंख्या घनत्व, शिक्षा का स्तर जैसे कई सारे सवाल हैं जो क्लियर हो सके कि इस समय क्या है। तो अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि भारत में जनगणना का आयोजन किस मंत्रालय के अधीन होता है, तो गृह मंत्रालय के अधीन होता है। किस कार्यालय में? तो महापंजीयक और जनगणना आयुक्त कार्यालय इसके कार्य को करता है। तो ये बात हो गई कि जनगणना आयोजित कौन करता है। अब यहाँ अगर हम थोड़ा सा और देखें कि वर्तमान में जो हमारे यहाँ जनगणना होती है, मैंने आपको पहले बताया जनगणना की शुरुआत कहाँ हुई? ब्रिटिश काल में 1872। बट नाउ अब हम देखते हैं
कि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो सब चीज़ें बदली, अधिनियम बदले, प्रारूप बदला। तो वर्तमान में जो जनगणना होती है, इस जनगणना को जिस अधिनियम के तहत कराया जाता है वो है जनगणना अधिनियम 1948। यानी आफ्टर इंडिपेंडेंट जो जनगणना अब होते हैं, जो 51 से शुरू होता है, 1951 से 1951 से, इसे किया जाता है जनगणना अधिनियम 1948 के अंतर्गत। तो ये बात हो गई। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि वर्तमान में भारतीय जनगणना का जो स्वरूप है वो किसके अधीन है, तो जनगणना अधिनियम 1948 कौन करवाता है? गृह मंत्रालय। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भारतीय संविधान में जनगणना कहाँ रखा हुआ है, क्योंकि हमारे संविधान में सब कुछ वर्णित है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत जनगणना को नोटिस किया गया, जनगणना को रखा गया। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 246 में ये वर्णित है कि जनसंख्या जनगणना संघ सूची का विषय है। भारत में विषयों को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक वीडियो में उसके विषय के साथ भी आपके लिए शेयर करूंगी। तो संघ सूची है, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। सूची पढ़ाऊंगी तो विस्तार से इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, बट आज इतना समझ लीजिए कि भारत में जनगणना अनुच्छेद 246 के तहत संघ सूची का विषय है। यानी जनगणना पर निर्णय लेने का अधिकार, जनगणना करवाने का अधिकार और जनगणना को प्रसारित करने का अधिकार संघ का है, केंद्र सरकार का है। अब मुख्य मुद्दे पर आते हैं जो हाल में चर्चा में रहा। वो मुख्य, ये तो हमने जनगणना के बारे में एक शॉर्ट नोट देख लिया कि जनगणना क्या होती है, कैसे होती है, कब से हो रही है भारत में। यहाँ पर से भी आपके कई प्रश्न आते हैं, जैसे जनगणना में क्या एकत्रित किया जाता है। तो एक विशिष्ट क्षेत्र या पूरे देश के लोगों की आर्थिक और सामाजिक डेटा एकत्रित करते हैं और प्रसारित करते हैं। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? 1872 में हुई। किसके शासनकाल में हुई? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई। भारत में प्रत्येक 10 वर्ष से में जनगणना की शुरुआत किसने करवाई? लॉर्ड रिपन ने करवाई। कब करवाई? 1881 में करवाई। जनगणना किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो गृह मंत्रालय के अधीन आता है। जनगणना अनुच्छेद के कितने में वर्णित है? तो 246 में। जनगणना किस सूची का विषय है? तो संघ सूची का विषय। यहाँ तक आपने देखा, क्वेश्चंस आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, इस पर आपको ध्यान रखना होगा। अब हम लोग बात करते हैं मुख्य मुद्दे पर, जिसको लेकर हाल ही में चर्चा रही, जातिगत जनगणना। जातिगत जनगणना क्या होती है? किसी भी देश या विशिष्ट क्षेत्रफल में रहने वाले लोग जो अलग अलग जाति, एक तो धर्म अलग अलग होता है, फिर समुदाय और जाति भी होता है, तो अलग अलग जाति से बिलोंग करते हैं, उनकी गणना कि किस क्षेत्र में कितने लोग किस जाति के विद्वान हैं, जिसके आधार पर उनको आरक्षण दिया जाएगा। तो भारत में 1951 से 2011 तक प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना हुई, लेकिन जनगणना में जो डेटा सार्वजनिक हुआ वो 2 ही जातियों का हुआ, या तो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। यहाँ फॉरवर्ड में स्वर्ण में जितने जनजाति थे उनको छोड़ दिया गया। ओबीसी का नहीं प्रकाशित किया गया डाटा, सिर्फ किया गया किनका प्रकाशित? अनुसूचित जाति का और अनुसूचित जनजाति का। अन्य जाति से संबंधित आंकड़े को शामिल नहीं किया गया। हालांकि 1931 तक हर जनगणना में जाति से संबंधित आंकड़े एकत्रित किए जाते थे, लेकिन उनका प्रकाशन नहीं हुआ। 1941 में जाति आधारित जनगणना हुई, लेकिन फिर वही बात, प्रकाशित नहीं हुआ। जनगणना कर रहे हैं, कॉलम है जाति का, जिससे कि आसानी से निकाल लिया जाए कि किस क्षेत्र में किस जाति के लोग कितनी संख्या में विद्वान हैं, लेकिन उनके आंकड़े को प्रकाशित नहीं किया गया, लोगों के सामने नहीं लाया गया। सिर्फ किनका लाया गया? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का। हाल ही में जब 2021 के जनगणना की घोषणा हुई तो बिहार में एक सर्वदलीय बैठक हुई, उस समय भी कि नहीं, हमें जातिगत जनगणना चाहिए, हम आरक्षण उसी बेस पर चाहते हैं। 2 बार इसके प्रस्ताव भी विधानमंडल में पारित हुए, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे खारिज कर दिया कि नहीं, जाति। बिहार विधानमंडल में प्रस्ताव पारित होने के बाद पिछले वर्ष 11 सदस्यीय सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिला
और प्रस्ताव दिया कि हम जातिगत जनगणना करवाना चाहते हैं, आप जातिगत जनगणना कीजिए। केंद्र सरकार ने इसे सिरे से खारिज कर दिया कि नहीं, जातिगत जनगणना हम नहीं करवाएंगे, क्योंकि ये एक विभाजनकारी अभ्यास होगा, इससे लोगों के बीच डिफरेंसेस आएंगे, इससे लोगों के अंदर जातिगत तौर पर एक दूसरे से खिंचाव होगा। मतलब कई सारी दलीलें देकर इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया गया। अब बिहार में आपको पता है कि जब भी इलेक्शंस होते हैं, निर्वाचन होते हैं, तो जाति का वोट बैंक के रूप में बहुत प्रयोग होता है। जाति यहाँ का मूल आधार है, वोट बैंक है। जाति को लेकर कई सारे मसले, आरक्षण का मसला हो, इलेक्शन में सीट का बंटवारा हो, वोट बैंक का यूज होता रहा है। तो बिहार के सभी दल चाहते हैं कि बिहार में जातिगत जनगणना हो। इसको लेकर केंद्र सरकार ने एक सुझाव दिया कि यदि आप जातिगत गणना करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं, आप इसे अपने खर्च पर कर लीजिए, हम नहीं करवाएंगे। बिहार में अभी हाल ही में 1 जून 2022 को नीतीश कुमार के, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, नेतृत्व में एक सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से ये पारित हो गया कि बिहार में जातिगत जनगणना होगी। यानी कि अगला जनगणना जो होने वाला है, इसमें बिहार में जातिगत आंकड़े निकाले जाएंगे, जातिगत आधार जनगणना होगी, जबकि इस जनगणना का खर्च बिहार सरकार को स्वयं उठाना होगा। इस जनगणना का खर्च केंद्र सरकार नहीं उठाएगा, वो पहले ही डिक्लेयर कर चुका है। थोड़ा सा अगर हम देखें जातिगत जनगणना के बारे में, तो सबसे पहले जातिगत जनगणना कराने वाला राज्य कर्नाटक था। 2014-15 में उस समय कर्नाटक के तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने जातिगत जनगणना करवाई थी, और उस जातिगत जनगणना को बाद में असंवैधानिक बता दिया गया कि नहीं, ये संविधान के अनुरूप नहीं हुआ है, ये असंवैधानिक है। तब उन्होंने उस जातिगत जनगणना को नाम बदलकर सामाजिक और आर्थिक सर्वे नाम दे दिया था कि ये सामाजिक और आर्थिक सर्वे है। 2014-15 में मुख्यमंत्री थे कर्नाटक के सिद्धारमैया। क्वेश्चन यहाँ पे ये हो सकता है कि जातिगत जनगणना करवाने वाला पहला राज्य कौन था? तो कर्नाटक था। किस नाम से प्रकाशित हुआ था वो जातिगत जनगणना? तो सामाजिक और आर्थिक सर्वे के नाम से। कब हुआ था? 2014-15 में। और अब जातिगत जनगणना करवाने वाला दूसरा राज्य बिहार बन जाएगा हमारा, क्योंकि बिहार में ये पारित हो चुका है कि सर्वदलीय सम्मति से कि जातिगत जनगणना होगी। तो यहाँ भी कई सारे प्रश्न हो सकते हैं कि जातिगत जनगणना बिहार में आयोजित किसके खर्चे से होगी? तो राज्य सरकार के। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, पहले जनगणना और फिर जातिगत जनगणना। आई होप वीडियो में आपको मज़ा आ रहा होगा और आपके लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स निकल रहे होंगे। इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा, आप वहाँ से एक अच्छा नोट्स बना सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहें और इसी तरह डिफरेंट अलग अलग टॉपिक्स जो आपके लिए महत्वपूर्ण है उन पर मैं वीडियो लाती रहूँगी। तो स्टूडेंट्स, जो भी आपको वीडियो अच्छा लगता है स्टूडेंट्स लोग, वो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। लिंक आपको दिया हुआ है, किरण सिविल सर्विस टेलीग्राम पेज पर जाएं और वहां जाकर इसके PDF का आप डाउनलोड करके नोट्स बना सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। बाय बाय।